नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस ज्योग्राफी की क्लास में, जिसमें हम एनसीईआरटी को बेस बनाकर हमारे यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन में आने वाले ज्योग्राफी सब्जेक्ट को कर रहे हैं। देखिए, ये प्लानर है, प्लानर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो हमने ये 8 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए थे 9वीं क्लास तक का। आज हम करेंगे ये क्लास 7th वाला टॉपिक उठाएंगे, 9 से लेके और 14 तक के हम चैप्टर्स करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है पर्यावरण। देखिए, लेकिन अपन स्टार्ट करेंगे आज यहाँ से प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन से। जी, तो हमने ये 9 से 14 को इसको फिनिश कर लेते हैं क्लास 4th का। ये सारा अपन बेसिक चल रहा है। देखो, इन जो पार्ट हैं इसके जितने भी हम देख रहे हैं 10वीं तक के, इन पाठों को पढ़ने से एक अपने प्रॉफिट ये रहेगा कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज की समझ है वह हमारी बननी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे सपोज करो, मैदान है तो मैदान की डेफिनेशन क्या बननी चाहिए, पर्वत है, पर्वत की बेसिक डेफिनेशन क्या बननी चाहिए, वह हमें ध्यान में आ जाएगी ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसी डेफिनेशन में हम काफ़ी चीज़ आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे और बेस को समझते हुए चलेंगे। कोई भी नई चीज़ समझेंगे ना, तो हमें वो बेस क्लियर होगा तो हम उस पर और अच्छी इमारत खड़ी कर लेंगे। चलिए, आज का हम इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। पर्यावरण वाला जो चैप्टर है वो इनके बात करेंगे। चलिए, इसमें कुछ बेसिक मूल 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 मेन मेन बातें हैं, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि भैया हमारी प्रकृति में जो भी वनस्पति उगती है वो वहाँ के एनवायरनमेंट में जो प्रमुख जलवायु के तत्व हैं उनसे प्रभावित होती है। जैसे कि वहाँ पे तापमान कैसा है, वहाँ पर आर्द्रता कैसी है, उसकी स्थलाकृति कैसी है, उसके अनुसार वनस्पति का डेवलपमेंट होता है। इसी प्रकार से इन्होंने बता रखा है, एक ये वनस्पति का नाम ध्यान करना, रोडोड्रेडॉन। क्या है? रोडोडेंड्रॉन। ये जो वनस्पति है ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? जहाँ पर ये शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं ना, ये आपको कहाँ मिलते हैं? ये शंकुधारी वृक्ष आपको ऊंचाई पर, पहाड़ियों पर देखने को मिलता है ना। और इस पर एक फूल उगता है जिसको बोलते हैं, इसको क्लियर कर देता हूं मैं आपको, रोडोडेंड्रॉन। कभी आपके पास पूछ लिया जाए, ऑप्शन में आ जाए कि इनमें से निम्न में से बताइए कौन सी वनस्पति आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की है, पर्वतीय क्षेत्र की है, उच्च अक्षांश पर उगने वाली वनस्पति, तो उसमें आप बता सकें कि अगर रोडोडेंड्रॉन आ जाए तो हम ऐसा ना हो कि बगले झांकने लग जाए, हमें पता हो कि ये रोडोडेंड्रॉन एक फूल होता है जिसके बारे में पूछ रहे हैं। क्लियर? देखिए, किसी वनस्पति की हम विशेषताएं जो बात करते हैं तो हमने अभी बात करी थी कि उसकी स्थल की ऊंचाई से वो टोटली रिलेटेड रहता है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है और इसके साथ साथ वहाँ की वनस्पति में भी क्या होता है? बदलाव होते हैं। वनस्पति की जो वृद्धि है वो तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। देखो, मैं क्यों आपको 2-3 लाइनें ये पढ़ा रहा हूँ कि हमें कभी एस्से में या इकोलॉजी में या एनवायरनमेंट में इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो हमारे पास लिखने के और स्टार्टिंग करने की बड़ी अच्छी लाइनें हो कि कोई भी सपोज करो पर्वतीय क्षेत्र में जो अभी वनस्पति का क्षरण हो रहा है तो उसमें स्टार्टिंग हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि भैया वहाँ पर तापमान, नमी, ढाल एवं मिट्टी की परत मोटाई जैसे कारकों की वजह से यह इस प्रकार की वनस्पति वहाँ उगती थी। लेकिन वर्तमान में वहाँ पर तापमान भी बढ़ गया, नमी में भी कमी आ रही है, वो जो मिट्टी की ढाल है वो मिट्टी की ऊपरी परत भी हटती जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर वनस्पति का क्षरण हो रहा है। अब ये बात आप कब आप रिफ्लेक्ट कर पाओगे अपने उत्तर पुस्तिका में? जब आपको बेसिक चीज़ें अच्छे से ध्यान में आ जाएंगी। देखो, क्या होता है कि 3-4 बार, 5-10 बार पढ़ लेते हो ना तो आपके इनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें चले जाती हैं। फिर आप क्या कर पाते हो? आराम से किसी भी 2 चीज़ों को इवेलुएट करके आंसर लिख पाते हो। लेकिन आपके पास ये खूबी अभी आ जानी चाहिए, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इन तीनों चारों लाइनों का कहाँ कैसे महत्व रहेगा। आगे देखिए, प्राकृतिक वनस्पति को 3 इन्होंने मुख्य श्रेणियों में बांटा है। सामान्यतः इसी प्रकार से बांटते हैं ना, कहीं समझ में नहीं आया तो सीधे इन 3 में बांट के किसी भी प्राकृतिक वनस्पति का एलोब्रेशन कर देना। देखो, पहला तो हो गया वन। वन आपको कहाँ मिलेंगे? जो वृक्ष होते हैं खूब सारे, और कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर उपयुक्त तापमान और वर्षा होती है, परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों पर आपको वन देखने को मिलते हैं। सघन और खुले वन दोनों प्रकार के विकसित आपको यहाँ पर वन मिलेंगे। दूसरा मेरे मित्रों हो गया घास स्थल। ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। कांटेदार झाड़ियां आप सभी जानते हो हमारे राजस्थान में देखने को मिलती है, जहाँ पर शुष्क क्षेत्र है। क्लियर है?
अब 2-3 लाइन और पढ़ लेते हैं। जैसे उपध्रुवीय प्रदेशों में आपको शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्ण कटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में आपको इसमें जानकारी दी है। ये सलीमा के साथ जो इंटरेक्शन चल रहा है उसके बारे में बता रखे हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है सभी प्रकार की वनस्पतियाँ। हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। देखो ये बहुत अच्छी बात है। क्या है इसका मतलब समझो कि जैसे आप यहाँ मैदानी इलाके, यहाँ से जैसे जैसे आप हिमालय की तरफ, पहाड़ी की तरफ चलने लगेंगे ना, तो आपको ये कह रहे हैं कि साहब जो भूमध्य रेखा पर जिस प्रकार की जलवायु मिलती है और आपको ट्रेन आगे, ट्रेन चलो कोई नहीं, आवाज़ थोड़ी ट्रेन की भी सुन लो भाई। भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ हम जब चलते हैं तो हमें क्या है, वनस्पति की जो जो प्रजातियां देखने को मिलती है वो सारी हमें हिमालय में देखने को मिल जाएगी। मैंने आपसे एक बात कही थी कि देखो हमारा देश इतना समृद्ध है वनस्पति बायोलॉजी के कक्ष में कि हमें यहाँ पर हर प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। मतलब मैदान से लेके हिमालय तक चल जाओ तो आपको भूमध्य रेखा से ध्रुव क्षेत्र तक जाने वाली सभी वनस्पतियों के दर्शन हो जाएंगे इन 400-500 किलोमीटर में। समझ गए? कहीं और घूमने की आवश्यकता ही नहीं है। और इसका बदलाव का मुख्य कारण क्या है? जलवायु में होने वाला बदलाव। चलिए अब वन देख लेते हैं, वनों के बारे में और पढ़ लेते हैं। यूपीएससी में एक बार प्रश्न आया था कि पृथ्वी के फेफड़े, और नीचे वन दे दिए थे, बताओ इनमें से कौन से वन पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं? ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल होने के कारण पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। जैसे फेफड़े हमारे यहाँ पर वायु को फिल्टर करते हैं ना, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जो प्रदूषित वायु है उसको फिल्टर करने का काम है ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय वन करते हैं। जैसे अमेजन बेसिन वाला भी क्षेत्र है, आगे हम देखेंगे। इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं। ये प्रश्न आया था आपने यूपीएससी में, आपके आईएएस की परीक्षा में। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। कौन से? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखो लाइन पकड़ लो, इसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम वन की बात कर रहे हो, वन कैसे? सदाबहार। अब देखो सदाबहार वन की आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। सदाबहार वन होते क्या है, हम क्यों इनको सदाबहार वन कहते हैं। और एरिया तो आपको ध्यान में आ गया, उष्ण कटिबंधीय एरिया की बात कर रहे हैं। ये सब हमारी भूमध्य रेखा हो गई, नीचे मकर रेखा हो गई और ऊपर कर्क रेखा हो गई। क्लियर? ऊपर कर्क रेखा हो गई। अब यह जो एरिया है 23.5 डिग्री अपने साउथ में और 23.5 डिग्री नॉर्थ में, यह एरिया हमारा उष्ण कटिबंधीय एरिया कहलाता है। क्लियर? ठीक है। फ़ोन को मैंने इसलिए आज साइलेंट पे नहीं कर रखा था, अभी फ़ोन आ रहे थे ना जो। आज क्या ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है हमारा, जो ऑफलाइन कोचिंग का, तो फाइनल उसको टेस्ट को समराइज़ कर रहे थे। तो मैंने कहा यार वो क्लास तो मैं लेता रहूँगा, तो मुझे फ़ोन कर लेना, कोई छोटी मोटी कोई चेंज करना होगा तो चेंज करवा देंगे। चलिए अब उसको हमने लेकिन साइलेंट पे कर दिया है। साइलेंट पे क्या, वाइब्रेट पे कर दिया है। और हम इस क्लास पूरी होने के बाद ये बात करेंगे। हम कहाँ पर थे? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पे। भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं। उष्ण कटिबंध क्षेत्र आपने देख लिया। देखो यहाँ पर क्या होता है, पूरे वर्ष खूब वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ मौसम कभी शुष्क नहीं होता। अधिक शुष्क नहीं होगा तो क्या होता है, हमारे पेड़ पौधे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, जलवायु और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, है ना। एक एडेप्टेशन करके कक्षा चौथी में एक चैप्टर है, ये एडेप्टेशन में अपने छोटे बच्चे को पढ़ा रहा था चैप्टर, तो उसमें ध्यान आया कि यार एडेप्टेशन चीज़ तो बड़ी अच्छी है। तो वही एडेप्टेशन ये है कि हमारे पेड़ पौधे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। जैसी जलवायु जैसी प्रकृति होती है तो एडेप्टेशन कर लेते हैं अपने आप को। देखो जब शुष्कता ही नहीं हो रही तो पत्ते भी नहीं झड़ते अपने, क्या झड़ते तो हैं पत्ते लेकिन सदा हरे रहते हैं, है ना। हमेशा सभी पत्ते आपको हरे हरे मिलेंगे वहाँ पर पेड़ पर। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सदाबहार वन बोलते हैं। सदाबहार वन क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया ना। और यदि पत्ते झड़ देंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, पर्णपति, मतलब उनके पत्ते झड़ के नीचे आ गए। क्लियर? यहाँ पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं।
क्लियर है ना। और यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष आते हैं, इनके 3 उदाहरण भी अवश्य ध्यान कर लेना, रोजवुड, आबनूस और महोगनी। आप एनाकोंडा तो मूवीज में बहुत देखा होगा, वो कहाँ मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में ही मिलते हैं। अगले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पर्णपाती वन की बात कर रहे हैं। किसकी? पर्णपाती। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वह क्षेत्र जहाँ पर भैया बरसात जो है साल भर नहीं होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पर मानसूनी जहाँ पर आपको जलवायु देखने की मिलेगी वहाँ पर पर्णपाती मिलेंगे आपको। क्यों कि 6 माह तो आपको मानसून आता हुआ दिखता है और 6 माह बारिश नहीं होती हमारे। तो इस प्रकार की जहाँ जलवायु मिलेगी तो अपने को अपने वृक्षों को अपनी आर्द्रता मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए पत्ते को पर्ण कर देते हैं, मतलब झड़ जाते हैं उनके पत्ते। और ये एरिया कौन सा है? भारत हो गया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गया और मध्य अमेरिका के बहुत बड़े हिस्से में हमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। और एग्जाम्पल तो आप सब जानते हो, अपने आसपास हमें नीम, शीशम, साल, सागवान देखने को मिलते हैं। इनसे फर्नीचर हमारा खूब बनता है, ये काष्ठ वृक्ष बनते हैं, यातायात निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। देखो हमारे आरएस की परीक्षा में, मतलब हमारे राजस्थान में जो स्टेट पीसीएस है उस परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि साहब यह जो वनस्पति है, इस वनस्पति से उनका आपका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पूछा था। अगर यदि कभी भी आपसे वनस्पति का इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पूछे तो यही एग्जाम्पल आएंगे कि साहब हमारे, जैसे सपोज करो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में आपसे पूछ लिया, तो आप बता सकते हो कि साहब यहाँ पे साल, सागवान, नीम तथा शीशम के वन उगते हैं और उनसे क्या क्या इकोनॉमिकल लाभ होते हैं, जैसे फर्नीचर बनते हैं, यातायात और निर्माण की सामग्री बनती है, ये सारी चीज़ें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन से मिलती है। क्लियर। और आपके जो जैव विविधता के अंतर्गत बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर इत्यादि आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। देखो अब हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर उठते जा रहे हैं, मतलब दूर होते जा रहे हैं, उससे उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उष्ण कटिबंध देख लिया आपने, अब उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के बाद हम किस क्षेत्र में कूद गए? शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण क्षेत्र में पहुंच गए, जहां पर शीत और उष्ण दोनों पड़ते हैं, उसको शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ पर किन वनों की बात कर रहे हैं हम? सदाबहार वन की बात कर रहे हैं। देखो शीतोष्ण सदाबहार जिस अक्षांश पर होते हैं और उन अक्षांशों पर यदि सदाबहार प्रकार के वन मिलेंगे, वो क्षेत्र ध्यान कर लेना, तो उन वनों को हम क्या बोलेंगे? शीतोष्ण सदाबहार वन बोलेंगे। और ये कहाँ मिलेंगे आपको? मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में मिलेंगे। ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में आ जाए ना शीतोष्ण सदाबहार वन, तो आपको तटीय प्रदेशों में मिलेंगे। और वो भी हमारे, देखो लैटिट्यूड तो ऊंचा ही रहेगा, अक्षांश तो ऊपर ही रहेगा, तो मध्य अक्षांश में मिलेंगे। ऑप्शन में आ जाएंगे तो भूलना मत। और ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। देखो ऐसा प्रश्न अवश्य तुम्हारे पास आ सकता है। शीतोष्ण सदाबहार वन के 4 ऑप्शन दे देंगे और बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर शीतोष्ण सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा अपना कुशाग्र बुद्धि को काम में लेना और ये लाइन याद रखना कि ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं और पहला पॉइंट मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। 2 चीज़ों को ध्यान रखना। उसके बाद आपको वो मैपिंग का थोड़ा सा भी भान होगा ना, तो आपको अगर ऑप्शन नहीं भी पता है तो आप आराम से उस प्रश्न को कर पाएंगे। एक तो पूर्वी किनारे पे वो स्थान होना चाहिए, दूसरा उसकी लोकेशन मध्य अक्षांश के आसपास की होनी चाहिए, तो वहाँ पर आपको शीतोष्ण सदाबहार वन पक्का टिक करके आ जाना। जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व हो गया अपना ये, क्लियर, ये वाला, क्योंकि पूर्वी किनारा है ना ये ऐसे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके। दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, यहाँ बाज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ मिलते हैं। ये बड़ा बेकार पेड़ है यूकेलिप्टस। देखो वृक्ष तो ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ये मानव के लिए इतना लाभकारी पेड़ नहीं है। देखो हमारे यहाँ पे जब ये आई थी कि भाई कैसे भी करके अपना वृक्ष का अनावरण या आवरण क्षेत्र बढ़ाओ, तब ये यूकेलिप्टस को लेके आए थे और यूकेलिप्टस को नहरों के दोनों तरफ खेतों की मेड़ों पे खूब उगा दिए थे। ये बात बता रहा हूँ मैं 80s की। अब यूकेलिप्टस पेड़ आपको आपके यूपी में, बिहार में भी और हमारे राजस्थान में, इधर आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे सरकार ने खूब उगाए थे। अब इनके जी का जंजाल बन गया ये। एक तो इतना तो ग्राउंड से पानी ये एब्जॉर्ब करता है, दूसरा इसकी लकड़ी किसी काम की नहीं, बहुत हार्ड होती है, समझ गए। और इसके यूकेलिप्टस से वो ऐसा बीज सा ही गिरता है लौंग का सा, उससे तुरंत और एक नया पेड़ और उग जाता है। खेतों के आसपास लगाया तो खेतों का अधिकतम इसने जल ही सोख लिया।
वाटर लेवल नीचे कर देता है, तो बड़ा दुखदाई पेड़ है यूकेलिप्टस। चलो आगे चलते हैं, गोल्डन लंगूर देख लेना, और इनको भी थोड़ी देर नज़र मारते रहना। शीतोष्ण सदाबहार कितने सुंदर लग रहे हैं, यहाँ घूमने जाएंगे कभी अपन, अंदर कैंपिंग करेंगे। चलो अगला, जैसे हमने उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देखे थे, फिर हमने उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन देखे थे, उसके बाद हम शीतोष्ण अक्षांश वाले क्षेत्र पे कूद गए। शीतोष्ण में भी हमने सदाबहार वन के बारे में अभी देखा, और अब देख लेते हैं पर्णपाती वन के बारे में। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये आपको उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में मिलेंगे। ध्यान रखना पश्चिमी यूरोप की, अगर पूर्वी यूरोप दे दें तो गलत हो जाएगा, पश्चिमी यूरोप दे देंगे तो आपको शीतोष्ण पर्णपाती वन को कर देना। पूर्वी यूरोप दे दे तो शीतोष्ण सदाबहार वन की बात आनी स्टार्ट हो जाएगी। चीन देखो यहाँ पर भी है, और चीन आपको पर्णपाती वन पे भी है, लेकिन ये दक्षिण चीन की बात कर रहा है, ये मध्य अक्षांश की बात कर रहा है ना। तो दक्षिण पूर्वी की बात जहाँ पर आ जाएगी तो वो तो क्या होंगे, आपके सदाबहार वन होंगे। और यदि उसने चीन दे दिया सिंपल, तो चीन का जो आपका नॉर्थ एरिया है वहाँ पर आपको शीतोष्ण पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। और यदि आप साउदर्न मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो वहाँ आपको न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिलेगा उच्च अक्षांश में, है ना, इस प्रकार के वन। और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ पर पेड़ कौन से हो गए, बांज, ऐश और बीच। और ये फीजेंट और मोनाल को एक बार देख लेना। ये देखो कोई बार एब्सर्ड से प्रश्न आ जाते हैं हमारे परीक्षा में, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपको चार, यदि जैसे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में पूछ लिया, चार जानवरों नाम दे दिया और पूछ लिया कि बताओ ये किस प्रकार के वन वाले क्षेत्रों में रहते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती, शीतोष्ण सदाबहार, तो आप टिका देना फीजेंट और मोनाल। ये 7वीं की कक्षा में फिर आपको बाद में मिलेंगे, आप बोलेंगे अरे ये प्रश्न तो हमको देख लेना चाहिए था। फीजेंट और मोनाल आपको कहाँ मिलते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाने वाले पक्षी। अगला, भूमध्य सागरीय वनस्पति। महाद्वीपों के पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग में हमने देखा शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हमें मिले थे। देखो ऑप्शन आ जाए ना आपके पास, और यदि पर्णपाती वन आ जाए आपके शीतोष्ण वाले, तो उसमें तो भैया पूर्व को वरीयता मत देना ना। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। देखो अभी हमने बात करी थी दक्षिण पूर्वी, है ना, किसकी बात करी थी, दक्षिण पूर्वी किनारे की, जहां पर हमने क्या देखे थे, यदि हम बात करते हैं शीतोष्ण वाले अक्षांश एरिया की, तो वहां पर हमें सदाबहार और पर्णपाती वन देखने को मिले थे। और ये बात कर रहे हैं इधर साउथ वेस्ट की, पश्चिमी किनारे की। महाद्वीपों के पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती हैं। देखो भूमध्य सागर के आसपास के एरिया की वजह से इसका नाम ये पड़ गया था। अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इनका नाम पड़ा। और ये एरिया है भूमध्य सागर के कुछ बाहरी प्रदेश हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। यूएसए के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी साउथ अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। अब देखो इसमें देखो मेरे दोस्तों, ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि भूमध्य सागर क्षेत्र के आसपास की आपको लोकेशन ध्यान थी। सपोज करो यूरोप, अफ्रीका और एशिया का जो भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र है वो तो आपने देख के बता दिया, लेकिन यदि ऑप्शन में आ जाता है कैलिफोर्निया, तो आप क्या सोचेंगे, ये तो भूमध्य सागर से बहुत दूर है, तो इट मीन्स ये इसी ऑप्शन को हमें कट करना है यदि भूमध्य सागर वनस्पति के बारे में आपसे पूछा जाता है। लेकिन अब आप ध्यान रखना कि ये चंद नाम है, इन पर भी ध्यान कर लेना। संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका। अब देखो यहाँ के लिए भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम को पकड़ के चलना, ऑप्शंस आ जाएंगे ना। तो यदि भूमध्य सागर के बाहर की बात करता है तो ये कैलिफोर्निया की पोजीशन भी आपको यहीं मिलेगी, समझ गए ना। और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों में भी भूमध्य सागरीय वनस्पति देखने को मिलती है। तो साउथ वेस्ट आपके लिए कीवर्ड हो गया यदि ऑप्शंस में आ जाता है कि भूमध्य सागरीय वनस्पतियों के बारे में पूछता है तो, है ना। इनकी मोटी छाल होती है, पत्तियां वाष्प उत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब फल मिलते हैं यहाँ पर।
यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ पर सर्वाधिक फल उत्पन्न होते हैं, तो कौन सा एरिया हो गया? भूमध्य सागरीय प्रदेश हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर कैसा रहता है मौसम और जलवायु? गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं यहाँ पर होती हैं। सिट्रस वाले फल खूब उगते हैं, देखो इसीलिए यहाँ पे भूमध्य सागर को फलों का फलोद्यान मतलब बोला गया है। संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे फल मिलते हैं। लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए अब प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, यहाँ वन्य जीवन कम है। तो क्या है कि जब इन्होंने देखा कि भैया फलों का यहाँ पे बड़ी अच्छी खेती होती है, तो जो वहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति थी उसे हटाकर यहाँ पर क्या करने लग गई है? फलों की खेती करने लग गई। स्पष्ट है। अगला, शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। कहाँ की बात कर रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश में, मतलब 50 से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन मिलते हैं। मतलब शंकुधारी वन में भी जोरदार वाले शंकुधारी वन, भव्य। और इनको हम क्या बोलते हैं? टैगा भी कहते हैं। देखो कई बार ये 2 नंबर का प्रश्न पूछ दिया जाता है टैगा वनस्पति का, प्री में भी आ जाता है कि ये बताओ टैगा वनस्पति जो है कौन सी, क्या निम्न में से कौन सी विशेषताएं रखती हैं? पहली बात तो उच्च अक्षांशों में मिलेगी, उत्तरी गोलार्ध में मिलेगी। सबसे मजे की बात कौन सी है? देखो 50 से 70 डिग्री क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में तो वहां पर आपको समुद्र ही मिलेगा अधिकतर। 50 to 70 डिग्री हाई लैटिट्यूड की आप बात करोगे तो देखो इन्होंने क्या लिखा? उत्तरी गोलार्ध लिखा है। मेरे प्यारे दोस्तों इसको पकड़ के चलना। स्टेटमेंट आ गया ना, यदि टैगा और दक्षिणी गोलार्ध के उच्च अक्षांश लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। आप तो उत्तरी गोलार्ध तो उसी को ठीक करके आना, जिसको क्या कहते हैं? टैगा। रूसी भाषा में टैगा को बोलते हैं शुद्ध, और अनछुआ इसको क्यों बोलते थे? अनछुआ और शुद्ध, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर लोग इतना जाया ही नहीं क्या करते थे भैया, वहां पर ये पेड़ पौधे लगे रहते थे। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं, और हिमालय पर हमारे प्रचुर। हिमालय में तो भैया हमारे भारत में तो हर प्रकार की वनस्पति देखने को मिल जाएगी। यह पेड़ लंबे होते हैं, नरम काष्ठ वाले और सदाबहार वृक्ष होते हैं। नरम काष्ठ मतलब कि लकड़ी इनकी नरम प्रकृति की होती है। इनसे लुगदी बनती है, जिनसे आपसे अखबारी कागज वगैरह बनते हैं। नरम प्रकृति के होने से माचिस के डब्बे, पैकिंग के डब्बे इत्यादि बनते हैं। और ये पेड़ कौन कौन से? चीड़, देवदार आदि। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों पर भव्य शंकुधारी जो वन पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? टैगा कहते हैं, टैगा। अब अगले घास के स्थल भी देख लेते हैं। अब ये है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलने वाले घास के स्थल। ये भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे आपको ये देखने को मिल जाएंगे। निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं, 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं। अफ्रीका का सवाना घास स्थल है, ये बड़ा फेमस है। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के अंतर्गत। जैसे उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल मिलते हैं, उसी प्रकार से शीतोष्ण क्षेत्र में भी घास के स्थल होते हैं। और शीतोष्ण कहाँ होगा? उच्च अक्षांश में नहीं, शीत प्लस उष्ण, जहाँ पर सर्दी और गर्मी दोनों पड़ती है। ये मध्य अक्षांश में क्षेत्र होते हैं, महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। और ये जो घास होती है आमतौर पर छोटी होती है और पौष्टिक होती है। अब देखो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। पहला कीवर्ड क्या था? जब मैं आपसे उष्ण कटिबंधीय घास की बात करता हूँ तो इनकी ऊंचाई आपको 3 से 4 मीटर देखने को मिलती है। लेकिन मैं आपसे शीतोष्ण घास स्थल की बात करता हूँ तो यहाँ की जो घासें होती हैं वो कैसी होती हैं? छोटी प्लस पौष्टिक होते हैं। देखो जब हम ज्योग्राफी में आगे पढ़ेंगे ना तो घासों के बारे में पढ़ेंगे। गर्म स्थल में होने वाली घासें और शीत स्थल में होने वाली घासें, उनमें बड़े प्रश्न आते हैं। तो ये आपका बेस बना रहा है पुनः। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलने वाली घासें लंबी होती हैं, 3 से 4 मीटर वाली, और शीतोष्ण स्तर पर मिलने वाली घासें छोटी और बहुत पौष्टिक होती हैं। जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप प्रकार के जानवर मिलते हैं। कंटीली झाड़ियाँ तो हमारे राजस्थान में खूब मिलती हैं साहब, शुष्क रेगिस्तान होने की वजह से। क्लियर, तीव्र गर्मी में बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। इसमें इतना ही देख लीजिए। अब ध्रुव वाले प्रदेश पर और चलते हैं। ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वहां पर भी किस प्रकार की जलवायु और प्रकृति आपको देखने को मिलेगी? अत्यधिक ठंड मिलती है तो वहां पर भी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। कहते हैं ना, देखो साहब सबसे बड़ा जैसे कि हमारा रेगिस्तान है राजस्थान में, इसी प्रकार से ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लेह लद्दाख का है। वहां पर भी कोई वनस्पति नहीं मिलेगी, ठंड भी खूब पड़ती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट क्या है? यहाँ केवल काई और लाइकन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काई और लाइकन आपको सामान्यतः किस प्रकार की परिस्थितियों में देखने को मिलती है तो ध्रुवीय प्रदेश बता देना।
और यहाँ पर दोस्तों अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं ये भी जब होती है जैसे कि जब आपके बहुत 1-2 माह के लिए आपके वहाँ पर गर्मी रहती है। वो भी गर्मी भी क्या रहती है, जहाँ पर वो -45 रहता है तो 1-2 डिग्री सेल्सियस वहाँ तापमान, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने लग जाएगा तो हम क्या बोलेंगे साहब वहाँ गर्मी पड़ रही है। 8, 9, 10 तक भी पहुँच जाता है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। ये पोलर बियर हो गया, इनकी क्या होती है भैया, मोटा फर होता है। ये वॉलरस है, ये 2 दांत वाला जानवर है ना, ये वॉलरस है। ये वनस्पति यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर में मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। सील, वॉलरस आपने जानवर देख लिए। अब इसको एक बार रट लेना आप, इनिशियली ये तो आप रट ही लेना। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, इनकी प्रकृति कैसी होती है, 3 से 4 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान छोटे और पौष्टिक प्रकृति की इनकी घास की प्रकृति होती है। देखो ये आपको जिस बुक में जितना दे रखा है ना, इतना ही आप पढ़ लोगे ना तो आपके पीसीएस के और आने वाले आईएएस के कई परीक्षाओं के प्रश्न सॉल्व कर देती हैं। और ये कहाँ दे रखा है, घास के बारे में प्रश्न आते रहते हैं। हर 2-4 साल में एक बार कहीं ना कहीं प्रश्न दिख ही जाता है। जैसे उष्ण, आपको ये घास के मैदान दे देंगे, एक तो क्षेत्र पूछ लेंगे और पूछ लेंगे भैया इनमें से बताओ कौन सी उष्ण कटिबंधीय है और कौन सी शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो आपके पास ये ध्यान रखना, सवाना का हमने एग्जाम्पल देख लिया। कंपोज और लानोस, ब्राज़ील और वेनेजुएला। वेनेजुएला में लानोस और ब्राज़ील का कंपोज, ये दोनों कौन से हो गए आपके उष्ण कटिबंधीय। अब देखो इनकी लोकेशन ध्यान करो, ब्राज़ील की और वेनेजुएला की लोकेशन कहाँ पर है। ये वो लोकेशन आपने पकड़ लेना किस क्षेत्र में, तो कंपोज और लानोस ध्यान कर लेना। एक गाड़ी आती है कंपास करके, एक गाड़ी आती है कंपास करके, जीप कंपास बोलते हैं जिसको। तो ऐसे याद कर लो आप, देखो कंपास गाड़ी है वो एसयूवी गाड़ी है, और एसयूवी गाड़ी है तो भैया ब्राज़ील के जंगलों में, अमेज़न बेसिन में खूब चल रही है। 100-150 गाड़ियाँ चल रही हैं। तो आपको दिमाग में पिक्चर बन जाएगी ना, तो आप आराम से बता पाओगे। तो कंपास कहाँ हो गई, ब्राज़ील में हो गई। ब्राज़ील की लोकेशन कहाँ है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हो गई। वेनेजुएला, लानोस, लानोस कहाँ है, वेनेजुएला में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल और देख लो आप। देखो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में देख लो, उत्तरी में तो प्रिय रहता है और दक्षिण में रहते हैं वाइल्ड लोग। क्या, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में हॉलीवुड है तो वहाँ पर हमें बड़े यूएसए में न्यूयॉर्क सिटी है, अन्य कई सिटीज़ हैं, तो वो बड़े हमारे बहुत ही प्रिय लोग वहाँ पर रहते हैं। और दक्षिण अमेरिका में वाइल्ड लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं, वाइल्ड लोग, वाइल्ड। अच्छा, और मध्य एशिया में, हम एशिया में आ गए तो स्टेपी। स्टेपी मतलब हमारे यहाँ पे कई स्टेप होते हैं एग्जाम को पास करने के। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी इसका सिनोनिम, कोई भी इसका रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। हमारे एशिया में जैसे आईएएस की परीक्षा सबसे अच्छी परीक्षा मानी जाती है, तो इसमें कई स्टेप होते हैं। प्री दो, फिर मेंस दो, फिर इंटरव्यू दो। इंटरव्यू देने के बाद रह गए तो जो 99 पे सांप काट लेते हैं ना, सांप सीढ़ी में 0 पे पहुंच जाते हैं, वहाँ भी 0 पे पहुंच जाते हैं। जीवन पुनः एक नई साइकिल में घूम जाता है। ध्यान रखना, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन रहता है। सारे डॉन कहाँ रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो वहाँ पर डॉन बन गया था। ऑस्ट्रेलिया में कौन रहते हैं, डॉन रहते हैं। अर्जेंटीना में पैम्पॉस। ये देखो क्या है, ये जो पास है ना, इनमें कई बार आदमी कंफ्यूज रहता है। कंपास, लोना, लानोस और पैम्पास में अर्जेंट आपको क्या चाहिए, पास चाहिए। क्या चाहिए, अर्जेंट आपको पास चाहिए, पॉस नहीं, अर्जेंट पास चाहिए। अर्जेंट आपको क्या चाहिए, पास चाहिए। क्यों चाहिए आपको पास चाहिए, या आप अर्जेंट आईएएस की परीक्षा में पास होना चाहते हो। पास 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 पास, ठीक है, अर्जेंटीना का पास। और ये क्या बन गया, पैम्पास। और बाकी क्या है, कंपोज, पोस है वो, ध्यान रखना। और एक हो गया लानोस। और कंपोज आपने देख लिया, कंपास गाड़ी जो होती है उसको कंपोज कर लेना है ना। ये आपके कंपास गाड़ी कहाँ चल रही है, ब्राज़ील में चल रही है। और लानोस आपका कहाँ हो गया, वेनेजुएला में हो गया, वेनेजुएला। स्पष्ट है, ब्राज़ील कंपोज और लानोस वेनेजुएला। और पास कहाँ है, अर्जेंटीना का पैम्पास। उत्तरी अमेरिका में प्रिय लोग रहते हैं, दक्षिण अमेरिका में वाइल्ड लोग रहते हैं, मध्य एशिया माफ करना, यहाँ पर स्टेपी है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में डॉन रहते हैं। 1-2 बार इसको इस प्रकार से कोई भी आपको जो बेस्ट निमोनिक और एब्सर्ड सा निमोनिक आप बना सकते हो ना, तो उससे बना लेना, हमेशा के लिए याद रह जाएगा।
और इसको यही कर लेना, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय, आगे के लिए चक्कर ही मत छोड़ना। और देखो उष्णकटिबंध में ये 3 मोटे मोटे आते हैं तो इनको पहले याद कर लेना। अब ये चैप्टर पढ़ा है ना आपने, तो इनके ये जो प्रश्न है ना, इन प्रश्नों को एक बार ठंडे दिमाग से बिना पीछे का देखे हुए दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेना कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ या नहीं हूँ। वनस्पतियों का विकास किन 2 कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है? सोचना, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, स्थलाकृति हो गई, ऐसे कौन कौन से कारक हो गए जिनको आप आसानी से बता सकते हो। एक बार इनको अवश्य पढ़ लेना। नींबू वंश के सिट्रस फल किस जलवायु में पाए जाते हैं? अब ये देख लेना साहब, भूमध्य सागर की बात कर रहा है, कहाँ की आपके दिमाग में ध्यान आती है, एक बार इसको अवश्य पढ़ लेना। यदि इनको प्रश्न पढ़ने के बाद तुरंत उत्तर नहीं दे पा रहे हो, तुरंत आपके दिमाग में उत्तर नहीं आ रहे, ज़्यादा जोर देना पड़ रहा है, तो मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा इस चैप्टर को एक बार पुनः फटाफट फास्ट रिवाइंड करके, सॉरी फास्ट फॉरवर्ड करके ये चैप्टर रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। इनके सारे ऑप्शंस वाले प्रश्न भी अवश्य कर लेना। काई लाइकिन कहाँ पाई जाती है? कांटेदार झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर बताओ। शंकुधारी वन, ऊंट वहाँ बता देना। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति बताओ, ये जरूर ध्यान कर लेना। स्टेपी घास तल, स्टेप आपने अभी कहाँ दिया था, इस प्रकार से एक बार अवश्य देख लेना। और ये जोड़े भी मिला लेना बैठे बैठे, वॉलरस, देवदार का वृक्ष, जैतून, हाथी कंपोज, एक बार जरूर कर लेना। डाउन एक बार मेरे दोस्तों इसको अवश्य कर लेना, मेरे कहने पे तो एक बार कर ही लेना। इसमें आपको 4-5 मिनट लगेंगे इन एक्सरसाइज को करने से। चलिए ये चैप्टर हो गया। ओके, इसके बाद के 2-3 चैप्टर हो रहे हैं, वो भी अपन अभी भी डाल देंगे छोटे छोटे से, इनको फटाफट घूमते फिरते कर लेना। मोस्ट प्रॉब्ली आज अपन इसके 7वीं के दोनों तीनों चैप्टर में निपटा देंगे। ओके, गुड लक फॉर टुडे। बाकी के दोनों तीनों चैप्टर भी जल्दी अपलोड कर देंगे, मतलब आज ही कर देंगे, जो आज ही आपको तीनों मिल जाएंगे। 7वीं की अपनी पूरी हो जाएगी, फिर 8वीं और 9वीं में जो इसका पार्ट है उसको कल ले लेंगे, तो वो भी कल पूरा कर देंगे। और उसके बाद हमारा प्लानर कहता है, हाँ, 8वीं और 10वीं में संसाधन, कृषि, उद्योग, मानव संसाधन, ये जो 8वीं और 10वीं, 8वीं है ना और 10वीं, इनको 2 दिन में खत्म कर देंगे। एक लंबा सेशन ले लेंगे 2-2.5 घंटे का, और उसमें पूरा खत्म कर देंगे। जिससे क्या होगा कि एनसीईआरटी में अपना फोकस जो मेन चीज़ें देखने का था कि भैया ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ फैली हुई है ग्रास रूट लेवल पर, उसमें बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बन के निकल के आते हैं, वो तुम गलत नहीं कराओ, ये बेसिक गलत नहीं होने चाहिए। चलो दोस्तों, गुड लक और आपको गुड बाय। अपना चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है ना। और ये सारे जो सेशन है आपको ऐप पर भी मिल जाएंगे, ऐप पर भी आप इसको जब चाहे बैठे बैठे देख लेना। ओके, चलिए, थैंक यू।